आता है कैपिटल जी माने गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी माने गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में संबंध क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस रेसिपी के हिसाब से काम करेंगे। तो पहला काम क्या है, चित्र बनाना और चित्र के बारे में लिखना। तो चित्र तो दिख रहा है, ये पृथ्वी है ना। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r और इसके सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है। जैसे मैं ये धरती पर खड़ा हूँ, है ना, तो मेरा द्रव्यमान क्या हो गया, स्मॉल m। धरती के बहुत ऊपर खड़ा हूँ, केंद्र से तो काफ़ी दूर हूँ, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या, मेरी और पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है, केंद्र से, और m उसका पृथ्वी का क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसका 2 लाइन लिखना है। तो बोलो, तो क्या बोलोगे, पृथ्वी का द्रव्यमान माना पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R और उसके सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m। लेट अस कंसीडर द मास ऑफ अर्थ इज m, रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R and the mass of object lying on its surface is small m। इस तरह से लिख दिए। अब हमको क्या करना है, इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालना है। तो अब लिखोगे दूसरा स्टेप, मैं यहाँ हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, आप वहाँ सीधे फार्मूला लिखूंगा। क्या लिखोगे, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है यार, क्या था फार्मूला, F बराबर क्या था, हाँ, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही सूत्र है। तो इसी सूत्र को हमको लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर कैपिटल G, अब है यहाँ m1 और m2, तो हमारे पास m1 m2 है क्या, नहीं है। तो m1 का हम मान लेते हैं कैपिटल M और m2 को क्या मान लेते हैं, स्मॉल m। इसके हिसाब से तो ये हो जाएगा कैपिटल M और स्मॉल m, अब बटे में होता r स्क्वायर। तो यहाँ r मतलब दूरी है, इनके बीच की दूरी क्या है, कैपिटल R है ना। तो यहाँ हो जाएगा अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। इसको मान लेते हैं कि ये हमको मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखोगे, इसके ऊपर क्या लिखोगे, बोलो ना भाई, इसके ऊपर क्या लिखोगे, हाँ, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया गुरुत्वीय बल। तो जो गुरुत्वीय बल है, तो हम एक सूत्र पढ़े थे न्यूटन का द्वितीय नियम से, F इक्वल टू क्या पढ़े थे, ma। तो यहाँ a ना लिख के क्या लिख देंगे, g। a वो होता है एक्सेलरेशन जो हम लगाते हैं, और जब पृथ्वी एक्सेलरेशन लगाती है, त्वरण उत्पन्न करती है, तो हम क्या लिखते हैं, g। तो यहाँ पर दूसरा लिख देंगे वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल। क्या लिखोगे, हाँ, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये mg हो जाएगा, स्मॉल m और स्मॉल g, है ना। जो फार्मूला होता है F इक्वल टू ma, उसको इसी तरह से लिख देंगे। ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमारा अगला पार्ट क्या है, तुलना, माने समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। ठीक, तो यहाँ पर हम तुलना करने का लिखेंगे कि ये जो इसमें है ये F है, ये भी जो इसमें है ये भी F है। माने दोनों तो बल ही हैं और दोनों एक ही वस्तु पर ही लग रहे हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, जैसे स्मॉल g का मान निकालना है, तो पहले ये लिख दिया, मैं क्या लिख दिया, mg। ये समझो इस F की जगह F का मान रख दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, mg, और यहाँ क्या हो जाएगा, g m अपॉन में क्या हो गया, r स्क्वायर। कुछ कैंसिल होने लायक है क्या, हाँ, m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, g m अपॉन में क्या हो गया, r स्क्वायर। यही इनके बीच का रिलेशन है, कैपिटल G और स्मॉल g के बीच का क्या है, रिलेशन है। इसका मतलब ये बताता है ये कि ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसमें स्मॉल m आया क्या, है ना।
तो गुरुत्वीय त्वरण सबके लिए क्या होता है, एक जैसे होता है। चाहे भारी वस्तु हो और चाहे हल्की वस्तु हो, जब पृथ्वी की ओर आती है तो एक ही स्पीड से आती है। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यदि हम एक पक्षी के पंख को और एक पत्थर को समान ऊंचाई से गिरा दें, है ना, और हवा को ये माने कि हवा नहीं है, तो दोनों कैसे गिरेंगे, कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा, और कि दोनों साथ में गिरेंगे, क्या होगा, दोनों साथ में गिरेंगे। ठीक है। एक पंख भी और एक पत्थर भी दोनों साथ में गिरेंगे। अब यदि मैं अभी बोलूं कि प्रैक्टिकल करके बताओ तो क्या होगा, पत्थर पहले गिरेगा और पंख बाद में गिरेगा। ये इसकी वजह से होता है कि हवा उस पर जो है उत्प्लावन बल लगा देती है, फोर्स ऑफ बॉयंसी लगा देती है, ऊपर की ओर बल लगा देती। मैं कंडीशन दिया हूँ कि यदि हवा ना हो और दोनों वस्तु को साथ गिराओ तो दोनों साथ ही गिरेंगे, क्योंकि ये सूत्र ही कहता है कि जो त्वरण होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर, है ना, ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर ये डिपेंड करता है। ठीक। और साथ में ये भी सुनो कि हर जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी में जो है हम लोग इसकी सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड करें, तो यदि आप चंद्रमा में चले जाओगे, है ना, कुछ पॉइंट ऐसे इसमें नोट कर देते हैं कि यहाँ पृथ्वी सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और चंद्रमा पर ये पृथ्वी सतह का 1/6 गुना, पृथ्वी का क्या होता है 1/6 गुना होता है, मतलब ये लगभग 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको पृथ्वी ज़्यादा खींचती है और चंद्रमा आपको क्या करेगी, कम खींचेगी। यदि आप यहाँ पर जंप लगाना चाहो तो आप इतने ऊंचा चले जाते हो, सोचे मौका मिला चंद्रमा में चले जाते हैं, ज़्यादा जंप लगाते हैं, खासा ऊपर चले जाओगे यार आप उसमें। ठीक है। यदि यहाँ आप पत्थर फेंकते हो तो मान लो 10 मीटर जाता है, वहाँ पत्थर फेंक के देखो 100 मीटर चले जाएगा, वहाँ आपकी ताकत बढ़ गई क्या, आपकी ताकत उतना ही है, सिर्फ ये है कि चंद्रमा उसको खींच कम रही है, जब कम खींचेगी तो बाहर चला जाएगा। ठीक है। हमारे यहाँ वायुमंडल पाया जाता है, एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ में है और चंद्रमा में नहीं है। ऐसा क्या है भाई, चंद्रमा में क्यों नहीं है ना, तो चंद्रमा में इसलिए नहीं होता है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कैसा है, कम है ना, तो हवा भी छोड़ के चली जाती है, यहाँ से भागी तो भाग गई, न पानी है न हवा है वहाँ पर, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण खिंचाव कम है। ठीक है, वहाँ पर खिंचाव कैसा है, कम है। उसी तरफ यदि आप जुपिटर में चले जाओ, क्या कहना चाहिए, बृहस्पति में है, तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 24.3 मीटर पर सेकेंड होता है, वहाँ पर और ज़्यादा होता है। आप तो चले जाओगे तो पैरे ना उठा पाओगे, इतना ताकत से खींचेगा, आपको बड़ी मेहनत लगेगी, है ना, और चले भी गए तो लौट के नहीं आओगे क्योंकि वो बड़ा ग्रह है। ठीक। सूर्य का गुरुत्वीय त्वरण तो और बड़ा होता है, वो तो बाहर से बहुत दूर से ही खींचता है उसका प्रभाव। मैं ये सोचो कि पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी को अपने चारों तरफ क्या कर रहा, घुमा रहा, उसका गुरुत्वीय त्वरण देखो यहाँ तक आता है। ठीक। और पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर जो है हमारा चंद्रमा है, लगभग 4 लाख किलोमीटर मान लो, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कहाँ तक जा रहा है, 4 लाख किलोमीटर चंद्रमा को क्या करता है, अपने चारों तरफ घुमाता है ना। तो इस तरह से हर जगह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो अलग अलग होता है और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या, हाँ, निर्भर नहीं करता है। तो यदि दो वस्तुओं को, एक भारी वस्तु को और हल्की वस्तु को नीचे गिराओगे, कौन पहले गिरेगा, दोनों साथ में गिरेंगे। कैसे गिरेंगे, दोनों साथ में गिरेंगे। ठीक है। अच्छा, यह ग्रह के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये कहाँ कहाँ निर्भर करता है, देखो सूत्र में हमारा m आया,
माने ग्रह का क्या है, मास है, द्रव्यमान है, और r क्या है, उसकी त्रिज्या, उस पर निर्भर करता है। द्रव्यमान ज़्यादा होगा, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान ज़्यादा है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, कम है। तो मैं पूछूं कि वो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कम क्यों है, पृथ्वी से कम क्यों है उसका? यहीं पर जवाब है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से क्या है, कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से क्या है, कम है। ठीक है, मैं बोलूं बृहस्पति का ज्यादा क्यों है? बोलो, चुप बैठे हो। हाँ, पृथ्वी के द्रव्यमान से उसका द्रव्यमान कैसा है, ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी से वो ज्यादा है।